हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 6 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर के वो सारे के सारे इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और पूरी यूनिट फिनिश। और यही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, समझ के जाने हैं और देख के जाने हैं। थ्योरी जरूर पढ़ लेना, ये बात मैं आपसे पहले कहता हूँ, क्योंकि जितनी थ्योरी पढ़ोगे ना उतना फ़ायदा होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के जो एग्ज़ाम हुए हैं, दिनेश का मॉडल पेपर ले लो उठा के आप, संजय का मॉडल पेपर उठा के ले लो आप, किसी से भी कोई क्वेश्चन मिलता जुलता नहीं है। सारे क्वेश्चन अपने पास से रखे हैं उसने, किसी भी मॉडल से कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा। आप अंदाज़ा लगा लो, आप पीडीएफ बनाकर डालूंगा, आप पेपर देख लेना कि पेपर आया तो आया कैसा है। चलिए साहब, मैं स्टार्ट कर देता हूँ यूनिट 6 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। देखिए, मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लिखने में बड़ा टाइम लगता था, तो मैं पहले ऑलरेडी लिख ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए साहब, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। NPCl2 का होल एन में n का मान निम्न में से कौन सा? देखिए, फास्फोजीन्स और सिलिकॉन्स दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं क्या सर? अकार्बनिक पॉलीमर होते हैं। सिलिकॉन्स भी और फास्फोजिन्स भी, दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं? अबे दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। जब नाम अलग अलग हैं तो फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे। दो चीज़ें सेम कैसे हो सकती हैं भाई? तो NPCl2 का होल एन में n का मान निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, जो फास्फोजीन्स होते हैं ना हमारे, उनको हम फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड भी बोलते हैं। फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना लाइन पे। तो NPCl2 का होल एन, तो सबसे जो मेन कंपाउंड होता है वो होता है NPCl2 का होल थ्राइस और NPCl2 का होल 4। दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। जब पढ़ोगे ना थ्योरी तो मजा आएगा। अब जरा बताओ बेटे, n का मान कितना होता है? तो मैंने बोल दिया कि NPCl2 का होल थ्राइस और NPCl2 का होल 4। एक तो मेरी बातें तुम ध्यान सुनते नहीं हो, ध्यान सुनकर ना बातों को। तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 7 से अधिक नहीं हो सकता। अच्छा ढूंढो, क्या 1 से 2 होगा, 3 से 5 होगा, 3 से 6 होगा, 3 से 7 होगा? बिल्कुल राइट आंसर। अब तो अंदाजा लग ही गया होगा कि मेरे पास राइट आंसर कौन सा? 3 से 7 है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, 3 से 7 राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा, 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से भिन्न एक लग भाग लेते हों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी कि जब 2 या 2 से अधिक, ध्यान देना बेटा बोल्ड पे, जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न एक लग मोलेक्यूल आपस में भाग लेते हैं तो बहुलक बनता है। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सहबहुलीकरण कहते हैं। जब एक लग, यानी कि जब समान एक लग अणुओं से पॉलीमर बनता है ना, तो उसको बोलते हैं हम समबहुलीकरण। नाम से लग रहा है यार, समबहुलीकरण मतलब एक लग अणुओं की संख्या समान होगी। और जब दो भिन्न भिन्न एक लग अणुओं से मिलकर, ठीक है, जब दो भिन्न भिन्न एक लग अणुओं से मिलकर बहुलक बनता है तो वो होता है हमारा सहबहुलक। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सहबहुलीकरण। समझ में आ रहा है ना? तो मैं थ्योरी भी लगभग बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि यार इसकी नॉलेज बढ़ जाए, वरना काला अक्षर भैंस बराबर। आपके पास सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और आपको मैथ दे दी जाए, समझ में आएगा, पर इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए साहब देखते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा? सहबहुलीकरण। ठीक है, चलिए, सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध की ऊर्जा है कितनी ऊर्जा? देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं यार, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। मैंने जो पेपर देखा है उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, चलो साहब, पहले ये बताओ बेटे, सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध की ऊर्जा कितनी होगी? अब ये बताओ, सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? सिलिकॉन से पाया जाता है। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स क्या होते हैं भाई? अरे सिलिकॉन्स, जो आप दुकान पर जाते हो भागे भागे मोबाइल खरीदने, ठीक है, तो उसके साथ में कवर आता है प्लास्टिक का, बिल्कुल मुलायम, और 2-3 महीने बाद वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। अरे वो सिलिकॉन्स का तो बना होता है। ये क्वालिटी ओनली सिलिकॉन्स की में होती है कि वायु से क्रिया करता रहता है और वायु और नमी से क्रिया करता रहता है और धीरे धीरे पीला होता रहता है। कितना भी रगड़ते रहो, सफा कर लो उसको, सफा ना होगा देगा भैया, वो पीला पड़ जाता है फिर तो। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन, तो ये सिलिकॉन्स होते हैं जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। पहले सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन। नेट फॉर्म में हो सकते हैं, चैन फॉर्म में हो सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं। ठीक है, या फिर शाखित रूप में, जिसको बोलते हैं आप रिंग के फॉर्म में हो सकते हैं।
चैन फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में, नेट फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, देखो क्या होता है अभी नए क्वेश्चन में। तो फिलहाल तो सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध की ऊर्जा कितनी होती है बेटे? सिलिकॉन बंध की ऊर्जा कितनी होती है? 502 किलो जूल पर मोल होता है। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछ सकता है, ये बताओ कि सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध की ऊर्जा तो मैंने बोल दी कि 502 किलो जूल प्रति मोल होती है, लेकिन सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसका नेचर कैसा? आयनिक नेचर होगा, कोऑर्डिनेट नेचर होगा, या फिर आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, या फिर आपके पास होगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? जल्दी बताओ सोच के कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनता हुआ मैं दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड का नेचर कैसा है? दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड है, या फिर आपका ये आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? तो सिलिकॉन ऑक्सीजन दोनों की दोनों अधातु होती है, पता होना चाहिए अधातुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सिलिकॉन्स में कोवैलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन्स में कोवैलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है, याद ध्यान देना चीज पे। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो अकार्बनिक रबड़ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दो इनऑर्गेनिक पॉलीमर है इस यूनिट में, एक फास्फोजीन से और दूसरा जो है मेरे पास सिलिकॉन से। अच्छा देख के बताओ बेटे, सिलिकॉन तरल है, पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, क्या सिलिकॉन ग्रीस है, लुईस अम्ल है? अरे यार, सिलिकॉन तो किसी कीमत पर होने वाला है नहीं, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर तो है लेकिन वो अकार्बनिक रबड़ नहीं है। इनऑर्गेनिक रबड़ हम किसको बोलते हैं? पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक अम्ल को, यानी कि यह पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को। ठीक है, पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रबड़ कहते हैं। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर कौन सा? बी नंबर। ऐसा मोस्ट क्वेश्चन इज इन दिस ईयर, इसको क्वेश्चन को बढ़िया कर तैयार ले जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल पक्का फंसने वाला है। अकार्बनिक रबड़ कहते किसे हैं हम? तो पॉलीफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रबड़ कहते हैं। चलिए साहब नया क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। सिलिकॉन्स आ गया मेरे पास, बहुत जरूरी है। सिलिकॉन्स जो होता है किसके प्रति निष्क्रिय होते हैं? भैया ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, भले ही आप किसी भी मॉडल से पढ़ लो, लेकिन जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन फंसने हैं आपके, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। आंधी टल सकती है, तूफान टल सकता है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो नहीं टल सकते, ये पक्का फंसेंगे। ना माने तो आप पेपर में देख लेना, चाहे आप MJPRE के हों, अरे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप बस ये क्वेश्चन खोल के देख लो आप। ठीक है, चलो साहब देखते हैं आगे। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ध्यान देना बेटे, सिलिकॉन्स को मैंने बता दिया आपको कि सिलिकॉन्स होते क्या हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ इस चीज़ को, आगे देखता हूँ मैं इस चीज़ को। तो सिलिकॉन्स किसके प्रति निष्क्रिय होते हैं? चाहे दुर्बल अम्ल हो, दुर्बल क्षार हो, लवण विलयन हो, ये सभी हो, सबके प्रति कैसे होते हैं? ये निष्क्रिय होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते। अगर ये किसी से रिएक्शन करते ना मेरे दोस्त, तो जो कवर आता है मोबाइल का वो गल जाया करता, खराब हो जाया करता बहुत जल्दी। लेकिन भैया कंपनी का कवर लोगे ना तो अमर हो जाए, बिल्कुल 2-3 साल हो जाए चलते चलते, ख़त्म ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता, वही वो वायु से क्रिया नहीं करता, एसिड से क्रिया नहीं करता, बेस से क्रिया नहीं करता, पानी के साथ क्रिया नहीं करता। ठीक है, लेकिन फिर भी वो पीला पड़ जाता है, फिर भी वो पीला पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत तो क्रिया करता ही है यार। लेकिन यहाँ मैं क्या लिखूंगा? ये सभी, यानी कि दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, लवण विलयन, इनमें से किसी से क्रिया नहीं करता। अच्छा, सिलिकॉन्स होते हैं बेटा, सिलिकॉन्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ। सिलिकॉन तत्व होते हैं? नहीं यार, सिलिकॉन ऐसा ही तो अलग हो गया मेरे पास। क्या एल्किल सिलिकेट होते हैं? हेलोसिलेन होते हैं? तो बेटे कार्बन सिलिकॉन बहुलक होते हैं। अरे यार मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, तो मेनली जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है भैया कार्ब सिलिकॉन बहुलक। पॉलीमर होता है तो ये लगा दो यार, सिलिकॉन तत्व, आपके मॉडल में सिलिकॉन तत्व दे रखा, तो सिलिकॉन तत्व अलग होता है, सिलिकॉन्स अलग होते हैं। हालांकि सिलिकॉन सिलिकॉन से मिलकर बनते हैं, लेकिन वो अलग कंपाउंड होते हैं। तो कार्ब सिलिकॉन बहुलक होते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, तो सिंपल सी बात है कार्ब सिलिकॉन क्या होता है? बहुलक होते हैं। चलिए साहब एक क्वेश्चन हो रहे, सिलिकॉन निम्न में से किसके बहुलक है? सिलिकॉन निम्न में से किसके बहुलक है? देखो यहाँ क्लियर हो गया हमारा। क्या सिलिकॉन कार्बन नाइट्रोजन के बहुलक है? क्या सिलिकॉन कार्बन ऑक्सीजन के बहुलक है? क्या सिलिकॉन बोरॉन नाइट्रोजन के बहुलक है? सिलिकॉन हाइड्रोजन का बहुलक है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा है बेटा? सिलिकॉन भी होता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। यूं ही इसे हम कार्ब सिलिकॉन बहुलक नहीं कहते हैं, क्योंकि कार्बन भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, और ऑक्सीजन के साथ तो ये बॉन्ड बनाता। तो इसीलिए थ्योरी में आप फॉस्फोजीन्स पढ़ लो बेटा बढ़िया करके, फॉस्फोजीन्स करके पढ़ो, और फॉस्फोजीन्स पढ़ने के साथ साथ सिलिकॉन्स पढ़ लो बढ़िया करके, मजा आएगा हकीकत में पढ़ने का। ठीक है, इन MCQ करने का, अगर टॉपिक दोनों क्लियर कर लिए ना तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। 3 से 4 MCQ आपके क्लियर हो गए अगर आपने दोनों टॉपिक क्लियर कर लिए तो। चलो साहब आगे देखते हैं। चलिए देखो, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, नहीं बता दिया मैंने, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है। ये क्या है?
NPCl2 का होल एन। अबे यही तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड कौन सा है मेरे पास? फॉस्फोजिन्स भी बोलते हैं। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को फॉस्फोजिन्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। पहला ऐसा कंपाउंड है ये जिसमें कार्बन की चेन नहीं बनती। पहला ऐसा पॉलीमर है ये जिसमें कार्बन की कोई चेन नहीं बनती है। यहां कार्बन की कोई चेन नहीं बनती, यहां कार्बन होता ही नहीं है। ध्यान देना इस लाइन पे। तो फिर भी ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक रबड़ कहलाते हैं, फास्फोजिन्स कहलाते हैं। ठीक है, फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड कहलाते हैं। फॉर्मूला NPX2 का होल एन होता है। तो बहुत सारी चीजें फास्फोजिन्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए साहब कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास? 8। तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, क्या है मेरे पास? फॉस्फोजिन्स है बेटा। ठीक है, फॉस्फोजिन्स है। और ध्यान देना, इस फॉस्फोजिन्स की बहुत सारे रिएक्शन आपसे पूछ सकता है। 2 रिएक्शन दे रखी है सिलिकॉन्स की भी, फॉस्फोजिन्स। जो पेपर मैंने देखा है उसमें 2 रिएक्शन दे रखी है, सिलिकॉन्स की भी दे रखी है, फॉस्फोजिन्स की भी दे रखी है। ठीक है, तो दोनों के दोनों टॉपिक बढ़िया तरह कवर कर लो, ज्यादा नहीं, 2 या 3 घंटे का काम है। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद करवाता हूँ नए 8 क्वेश्चन। चलिए सर, हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। चलो अब नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लें पक्का? देख लो सर, डर रहे हैं हम। देखो, फास्फोजिन्स का सामान्य सूत्र है, मैंने बता दिया क्या होता है, NPX2 का होल एन। तो ये तो डायरेक्टली कंफर्म क्वेश्चन है जो इस साल पक्का फंसेगा। बेझिझक कुछ सोचना नहीं है कि यार ये क्वेश्चन ना फंसने वाला, ये पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है, इसे कोई रोक नहीं सकता भाई। फास्फोजिन्स का सामान्य सूत्र है NPX2 का होल एन। रट लो, याद कर लो, कैसे न कैसे करके समझ लो इसको। क्या फॉर्मूला है फास्फोजिन्स का? NPX2 का होल एन। ठीक है, चलिए साहब, सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र है। मिस्टेक तो यहाँ बहुत बड़ी वाली होती है। असल में हमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला R2SiO2 का होल एन, लेकिन रियलिटी में क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला है, अजीबोगरीब फॉर्मूला, देखने में भी अजीबोगरीब लग रहा है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा इस टाइम? ए होगा, R2SiO4 - KN/2 का होल एन। ठीक है यार, लाइन पे फोकस करना ठीक से भैया, इतना बड़ी चीज़ तुम्हें दिखाई दे, समझ जाना ये फॉर्मूला सिलिकॉन्स का है। और अगर मान लो ये ना दे रखा है, ये वाला प्रेजेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा राइट होगा। ये भी कुछ हद तक सही होता है। ठीक है, चलिए साहब, फॉस्फोजिन्स की प्रकृति होती है। देखो, सारे क्वेश्चन मैंने फॉस्फोजिन्स और सिलिकॉन्स के लिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा पॉलीमर का ही है। पॉलीमर से कुछ पूछेगा तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, यह नेक्स्ट यूनिट है। इससे फॉस्फोजिन्स और सिलिकॉन्स के अलावा कुछ पूछने वाला है ही नहीं। लगभग सारे क्वेश्चन इसी के पूछेगा। जरा मुझे बताओ, फॉस्फोजिन्स की प्रकृति होती है, कैसी होती है बेटे? क्षारीय होती है। फॉस्फोजिन्स की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। समझ गए? चलिए साहब देखते हैं। फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की मौलिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई का नाम बताओ। तो देखो, NPX2 का होल है। अब X2 की जगह आप Cl2 लगा दो, तो भैया NPCl2। तो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की मूल इकाई है NPCl2। देखो, सारे क्वेश्चन मैंने सिलिकॉन्स और फास्फोजिन्स के लिए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए साहब नया क्वेश्चन देखता हूँ। एल्किल सिलोक्सेन में निम्न बंध उपस्थित होता है। एल्किल सिलोक्सेन में निम्न बंध उपस्थित होता है। जरा बताओ बेटे, एल्किल सिलोक्सेन में निम्न बंध उपस्थित होता है, कौन सा बंध होता है? तो भैया बता दो मैं आपको, एल्किल सिलोक्सेन है मतलब सिलिकॉन से, तो बेटे सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, यही जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? चलिए साहब नया क्वेश्चन देखते हैं एक और। निम्न में से किसे संश्लेषित बहुलक माना गया? बताओ जरा, निम्न में से किसे संश्लेषित बहुलक माना गया? क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे पूछता है, देखो हटके, ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित बहुलक माना गया। तो निम्न में से किसे प्रथम, ध्यान देना बेटे, प्रथम संश्लेषित बहुलक माना गया। यानी कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिससे आपने पहली बार बनाया होगा इन सब में, यानी कि सबसे पहले बनाया होगा। तो प्रथम संश्लेषित बहुलक माना गया। और संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं? जिसे हम बनाते हैं अपने हाथों से, अपने हाथों से बनाते हैं भाई, कृत्रिम पॉलीमर होते हैं ये कोई हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, यह कोई हमारे आसपास लाके नहीं रख देता, बोला भैया ये है लो। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हम खुद बनाते हैं, और जो हम बहुलक खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं संश्लेषित बहुलक। देखो, नायलॉन भी संश्लेषित बहुलक है, टेरिलीन भी संश्लेषित बहुलक है, और बेकेलाइट भी हमारा क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है। बचा कौन सा मेरे पास? LDPE, ये भी संश्लेषित बहुलक है। लेकिन ये है तो हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, तो हमारा राइट आंसर ये है। यही क्या है? प्रथम संश्लेषित पॉलीमर है। बाकी सबके सब ये क्या हुए हैं? बाद में आए हैं।
ठीक है, चलिए साहब नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ बहुलक नहीं बनाएगा? वाह क्या बात है यार, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला याद है, SCHO है। अगर ये यूरिया के साथ क्रिया करे, अगर ये यूरिया के साथ क्रिया करे तो भैया यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाता है, ठीक है। और अगर ये फिनोल के साथ क्रिया करे तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाता है। और एथेनॉल के साथ क्रिया करे तो क्या बनाता है भैया ये? तो एथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाता है। सबके साथ जो है क्रिया कर लेता है, लेकिन बचता क्या है मेरा? बचता है मेरा मेलामाइन। ध्यान देना, ये जो बचा आपका क्या बचा? ये मेलामाइन। अब जो ये मेलामाइन है, यही जो है भैया मेरे पास ऐसा कंपाउंड होगा किसके साथ नहीं बनाएगा? तो निम्न में से फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ बहुलक नहीं बनाएगा? तो मेरा एक ही आंसर होगा और वो होगा बेटा मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ क्या नहीं बनाएगा? ये जिसके साथ जो है ये बहुलक नहीं बनाएगा। चलिए साहब आगे देखते हैं, प्राकृतिक बहुलक के लिए PDI का मान निकट है। बताओ जरा, प्राकृतिक बहुलक के लिए PDI का मान निकट है, किसके निकट है? जरा बताओ बेटे, प्राकृतिक बहुलक के लिए PDI का मान निकट है, तो इसका राइट आंसर एक ही होगा और वो होगा C नंबर। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद कर लो ठीक से कि प्राकृतिक बहुलक के लिए PDI का मान निकट है, किसके निकट होता है? एक के निकट होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसे हुए हैं पेपर में भैया, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसे हुए हैं। आप अंदाजा लगा लो आप कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए साहब 16 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन करवाता हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए साहब हमारे क्वेश्चन 16 हो गए। 16 के 16 क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं। कहीं आपको डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे हैं ना? अरे बता दिए यार, अगर डिफिकल्ट लग रहे हो तो बिल्कुल इजी, 2 रुपये के जी से भी इजी। ना माने आप देख लो। देखो इनमें से कितने क्वेश्चन आपके पक्का फंसने वाले हैं, बता रहा हूँ आपको। निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? अब पता होना चाहिए आपको कि कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन रियलिटी में होता क्या है। जब दो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं तो उसे कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। इनके बीच में एक एमाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो एक ही एग्जाम्पल है और वो है बेटे PTFE। PTFE जो होता है ना, वो एक कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन नहीं होता। इस बात को दिमाग में डाल लो बढ़िया करके। अच्छा, PBC की एक अलग इकाई है। अरे यार क्लोरोएथीन होती है ना, ये तो सबको पता है। पॉलीबाइनिल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि पाइप बने हुए जिनके आते हैं, उसकी जो एक अलग इकाई है वो क्या है? क्लोरोएथीन। क्या होती है बेटे? क्लोरोएथीन होती है। तो PBC की एक अलग इकाई क्या होती है? क्लोरोएथीन होती है। दिमाग में डाल लो इस चीज़ को, क्या होती है बेटे? क्लोरोएथीन होती है। ओके, चलिए साहब, प्राकृतिक बहुलक का बहुविक्षेपण सूचकांक है। तो भैया मैंने पहले ही बता दिया कि क्या नंबर है मेरे पास? C नंबर है। प्राकृतिक बहुलक का बहुविक्षेपण सूचकांक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इसको आप बढ़िया करके देख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में फंसा हुआ मिलेगा आपको पक्का। अग्निसाह कपड़े निर्माण में, ऐसे तो कोई कपड़ा नहीं बना, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसको अग्नि न जला सके। लगभग सभी चीज़ों को अग्नि जला देती है। तो अग्निसाह कपड़े के निर्माण में, लेकिन फिर भी ये वो कपड़ा है जो अग्नि को यानी कि आग को काफ़ी समय तक रोक के रख सकता है, ठीक है। तो जरा अग्निसाह कपड़े के निर्माण में प्रयोग होता है कौन सा? सिलिकॉन यूज़ होता है, बोराजीन, फास्फोम। अबे सिलिकॉन का तो जो आपका मोबाइल का कवर है ना, सिलिकॉन्स जो आते हैं सिलिकॉन्स का बना होता है। अरे डाल दो चूल्हे में, लग जाएगी आग उसमें। लेकिन ये जो तुम देख रहे हो ना फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड, भैया यही है हमारा फास्फोजीन्स, ठीक है। अग्निसाह कपड़े के निर्माण में इसका यूज़ होता है, किसका? फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड का। चलिए साहब 20 क्वेश्चन हुए हैं। एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलोसिलेन के जल अपघटन पर प्राप्त होता है, सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं, सिलिका प्राप्त होता है या सिलेनोल्स प्राप्त होता है? तो बेटे C नंबर है इसका, सिलेनोल्स प्राप्त होता है। जब भी हेलोसिलेन का जल अपघटन होता है तो सिलेनोल्स प्राप्त होता है। चलिए साहब 21, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहे हैं आपको, इजी टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। तो इनको पढ़ो बढ़िया करके, अच्छे से पढ़ो, प्रिपेयर करो, यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही आप नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।